పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ వల్ల ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల పరిమాణం పెరిగి మరిన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ తెలిపారు. మోదీ సర్కారు 6 ఏళ్లుగా ప్రభుత్వ బ్యాంకులకు మద్దతిచ్చిందని అన్నారు. ప్రైవేటీకరణ కోసం 4 బ్యాంకులను ముందుగానే గుర్తించారన్న ఊహాగానాలను మంత్రి కొట్టిపారేశారు. వివిధ అంశాలపై తన అభిప్రాయాలను ఈటీవీ భారత్కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद. क्या क्राइटेरिया रहेगा जो बैंक को प्राइवेटाइज किया जाए? इसकी बड़ी सरल प्रक्रिया है. नीति आयोग तय करता है कौन से हाई प्रायोरिटी सेक्टर हैं, कौन से लो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं और किसको स्ट्रैटेजिक सेल में लेके जाना है, किसको नॉन स्ट्रैटेजिक सेल में लेकर जाना है. और उसके बाद जब फिर विभाग के पास वो आता है, विभाग उसमें से तय करता है कौन सी कंपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को एसेट मोनेटाइजेशन के लिए लेके जाना है, किसके कितने शेयर्स को बेचा जाएगा. सब प्रक्रिया के बाद तय किया जाता है. जब उस कंपनी को तय कर लिया जाता है और जो सरकार इन कंपनियों के सेल से पैसा कमाए उसको वापस फिर लोगों के सामाजिक उत्थान के लिए लगाया जाए, उनके विकास के लिए लगाया जाए. केवल 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और 1 पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी, उनको हम लेकर जाएंगे सेल के लिए और इससे बैंकों का भी विकास होगा और उनको अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का अवसर मिलेगा और लोगों को उसमें रोजगार मिल पाएगा. अगर आप विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का देखें, वहां पे जो विरोध हो रहा है तो कैसे विरोध प्रदर्शनों से निपटेंगे? आर्थिक सुधार का विरोध तो होगा ही, स्वाभाविक है. पहली बात यह है कि मीडिया ही और बहुत सारे अर्थशास्त्री बुद्धिजीवी भी ये कहते थे कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस है, यानी कि वहां कोई निर्णय नहीं होता है. लेकिन मोदी जी की सरकार में अगर निर्णय अच्छे होते और ज्यादा होते हैं तो आपके लिए वो भी एक चिंता का विषय है. आखिरकार अगर देश को आगे बढ़ना है, रोजगार ज्यादा उत्पन्न करने हैं, कंपनीज कुछ ठीक नहीं कर पा रही, उनके साइज को और बढ़ाने की जरूरत है. आज सरकार को कहीं ना कहीं तय करना होगा कि प्राथमिकताएं क्या हैं और सरकार ने प्राथमिकताएं तय की हैं. अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, क्रिप्टो करेंसी को भी लेकर काफी चर्चा चल रही है. क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की क्या योजना है, कैसे रेगुलेट करेंगे, क्या इस पे टैक्स भी लगाएंगे? दूसरी ओर सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई, उस समूह ने अपनी रिपोर्ट दी, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज मिला, उन्होंने अपने उसमें विचार दिए. अब उस रिपोर्ट को जब एक बार कैबिनेट में जाएगी और कैबिनेट उसको मंजूर करती है तो सरकार इस सत्र में इस बिल को ला भी सकती है. जो विदेशी कंपनियां हैं, टेक जायंट्स हैं, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, इनका स्केल ऑफ ऑपरेशन इंडिया में बहुत बड़ा है. इक्वलाइजेशन लेवी लगाई गई थी 2016 में, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्स है. लोगों का कहना है कि जितने ऐड ये सर्व करते हैं इंडियन व्यूअर्स को, उस हिसाब से इन पे कोई इनडायरेक्ट टैक्स भी होना चाहिए. तो उस पर क्या सरकार की योजना है? पहले कुछ भी नहीं होता था, अब कुछ होता है और इसमें भी इनके अपने अपने तर्क रहते हैं कि आखिरकार एडवर्टाइजमेंट देने वाला कौन है, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स में जाता है, क्या वो हिंदुस्तान से अंदर कितना एडवर्टाइजमेंट आया, उनके माध्यम से भी ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी अलग अलग तरह से देखता है. आखिरकार भारत को ज्यादा रेवेन्यू आए तो हम क्यों मना करना चाहेंगे? एक्साइज सरकार ने कट नहीं किया, उसकी वजह से क्रिटिसिज्म बहुत है. पेट्रोल डीजल के प्राइस 100 रुपए करीब करीब पहुंच रहे हैं. विपक्ष को एक मुद्दा मिलता है कि एक्साइज नहीं कर रही सरकार, कम नहीं कर रही और आपदा में अपने लिए अवसर ढूंढ रही है. इस क्रिटिसिज्म को कैसे आप देखते हैं? इस पे केवल केंद्र सरकार को एक कहना कि टैक्स लगा है, राज्य की सरकारों को भी अपना जिम्मेदारी निभानी है और मुझे लगता है राज्य की सरकारें भी इस पे चिंता के रूप में देखेंगे. गवर्नमेंट के अंदर कोई प्लानिंग है कि जीएसटी रेट कम करके रिमोबिलाइजेशन बढ़ाया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाई जाए? पहली बात तो जीएसटी के रेट जीएसटी काउंसिल तय करती है, जहां सभी राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं और समय समय पर वो रेट ऊपर नीचे करते भी हैं. कि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि साल में एक ही बार रेट रैशनलाइजेशन होनी चाहिए. ईटीवी भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपका बहुत